दिवाली हिंदू खुशियों का त्योहार है और बहुत ही जोश के साथ हम लोग इसे मनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ पर दिवाली का जो मौसम है वो सांस से जुड़ी हुई समस्याएं जो लेकर आता है। इसकी वजह है इस पूरे एरिया में इस दौरान बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किस तरह की समस्याएं, सेहत से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो किस तरह की उनको बढ़ा देता है, किस तरीके से उसका कारक बनता है, वजह बनता है। खासकर अगर हम लोग अस्थमा या फिर सांस से जुड़ी दूसरी समस्याएं उनकी बात करें तो उनके मरीजों को दिवाली के आसपास जो पॉल्यूशन के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ ओपीडी आज इस पर एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट आपके लिए लेकर आया है और हमारे साथ जुड़ रही हैं सीनियर डॉक्टर विनी कांट्रो। मैम, स्वागत है आपका। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, मैं बता दूँ आपको डॉक्टर विनी कांट्रो सीनियर कंसल्टेंट हैं, रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन अपोलो हॉस्पिटल्स में। अस्थमा और सीओपीडी या साँस से जुड़ी जो दूसरी बीमारी हैं, इनका खास एक्सपर्टीज़ है। मैं उनसे आज बात करूँगी कि किस तरीके से पॉल्यूशन में कौन-सी समस्याएँ हैं जो बढ़ जाती हैं और जिन लोगों को ऑलरेडी साँस से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैम, आज की बातचीत की शुरुआत मैं बहुत ही एक बेसिक सवाल से करना चाहूँगी कि पॉल्यूशन खासकर अगर हम लोग अपने इस एरिया की बात दिल्ली एनसीआर की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है इन दिनों में, खासकर जब सर्दियों की शुरुआत होती है, दिवाली का मौसम होता है। तो पॉल्यूशन किस तरह की जो हेल्थ से जुड़ी समस्याएँ जिनकी की वजह बन सकता है या कौन-सी समस्या हैं जो बढ़ जाती हैं? जी शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए और सबसे पहले मैं जो भी श्रोता हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको, आपके परिवारों को और प्रियंका जी आपको दिवाली की शुभकामनाएँ देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये खुशी और ये त्योहार बहुत-बहुत शुभकामनाएँ लाए आपके घरों में और हमेशा आप लोगों की हेल्थ जो है वो बनी रहे। हेल्थ हमारी सबसे बड़ी जो है पूँजी होती है। एक धरोहर होती है जो अगर ठीक रहे तो बाकी चीज़ें दूसरी जो सभी चीज़ें हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ और फिज़िकल मेंटल ग्रोथ उस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। यदि आपके पास आपकी हेल्थ नहीं है तो बाकी चीज़ें एन्जॉय करने का आपके पास ना ही समय और ना ही मन रहेगा। तो हमने देखा है इस माह में यानी कि अक्टूबर के माह में ये जो जितनी भी साँस की बीमारियाँ हैं, पॉल्यूशन के कारण किसी हद तक बढ़ जाती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस महीने अक्टूबर महीने में ही जो है स्मॉग नाम का जो एक जो स्मोक और फॉग को लेकर एक मिश्रण बनता है हवा में, वो हमारी साँस में जब चला जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं? ये हमारी प्रॉब्लम्स केवल साँस से जुड़ी नहीं होती हैं। आश्चर्यजनक बात ये है कि हम यूजुअली यही सोचते हैं कि केवल साँस की बीमारी ही स्मॉग से होती है या फिर इस स्मोक से या पॉल्यूशन से होती हैं। छोटी से छोटी-सी चीज़ जैसे कि आँखों में इचिंग होना, बहुत ज़्यादा खुजली का एक फीलिंग होना जब आप घर वापस जाते हैं या रेडनेस होना, लालीपन आना आँखों में या फिर इरिटेशन लेवल रहना या टायर्डनेस होना बहुत ही कॉमन है क्योंकि हम ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, दिन भर हमारी स्किन और आँख को भी टच करता है और हमारे बालों को भी टच करता है। जो तो स्किन की जो हेल्थ होती है और हमारी हेयर की जो हेल्थ आती है, वो इन्हीं सब चीज़ों आती है। खुली हवा, सनलाइट और अच्छी चीज़ें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अनिवार्य है। और इसी तरीके से हमने देखा है कि साँस की जो बीमारियाँ हैं, जैसे सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ या फिर अस्थमा की बीमारी है, जिससे कि हमारी श्वास की नलियाँ जो हैं, जो सिकुड़ जाती हैं। तो ये चीज़ें इन चीज़ों में ये ज़हरीली प्रदूषित हवा जो है, ये एक ट्रिगर का काम करती है और इनको फर्दर ये जो है सिकुड़ापन है इनमें आ जाता है, जिसके कारण हमारी साँस में साँस लेने की दिक्कत आ सकती है। आपको क्रोनिक कॉफ़ रह सकता है, कॉफ़ मतलब खाँसी आना और आपका बलगम जो प्रोडक्शन होता है, जो बलगम हमारा रोज़ नॉर्मली बलगम बनता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ जानी या फिर छोटे-मोटे इन्फेक्शंस या बड़े तौर के इन्फेक्शंस, निमोनियाज़ हो जाना, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये रही साँस की दिक्कतें। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ होती हैं, यानी कि एक-दूसरे के साथ जो एक क्लोज़ कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती हैं, जैसे जो कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ेज़ होती है, जो हमारी हार्ट हेल्थ होती है, हमारे दिल की नसें होती हैं, हमारे जो ब्रेन की नसें होती हैं,
उनमें कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिनके कारण हार्ट अटैक आना या फिर ब्रेन का अटैक आना जिसको कि स्ट्रोक कहते हैं, ये सब चीज़ें भी पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्रॉनिक तौर पे यानी कि लंबे समय तक अगर आप इस चीज़ से एक्सपोज़ होते रहें, तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आ जाता है। इसके कारण जो हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं सॉरी यानी कि जो हमारी रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती हैं, तो उनके कारण जो हमारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक माहौल पैदा होता है हमारी बॉडी में। आपने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, साइटोकाइन्स ये कोविड टाइम पे बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो साइटोकाइन्स कुछ ऐसे हार्मोन्स या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी पे कुछ इल इफ़ेक्ट होता है, यानी कि अच्छा प्रभाव नहीं होता और ये हमारे अंदर कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो चेन रिएक्शंस करके हमारे डीएनए में भी चेंजेस ला सकते हैं। तो कैंसर का होना या फिर बच्चों में कुछ ऐसी चेंजेस हो जाना कि उनको लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स आएँ, ये भी पॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे वाइल्ड लाइफ, हमारी जो वेजिटेशन है, हमारी जो सॉइल है, हमारा जो पानी है, एयर के कारण उसमें भी प्रदूषण आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि ये सब केमिकल रिएक्शंस जुड़े हुए होते हैं। आपने साइंस की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं सन से, हवा से और सॉइल से। तो जब एयर में ये चीज़ें पार्टिकुलेट मैटर बन के रहती हैं, यानी कि कुछ सॉलिड कण बन के रहती है और सेटल होती है पानी के अंदर, सॉइल के अंदर और इन प्लांट्स के अंदर एब्ज़ॉर्ब होके, तो ये सब जगह फैल जाता है और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ हेल्थ क्रिएट करता है। तो ये केवल रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ का कारण ही नहीं बनता, कुछ और भी ऐसी लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ेज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ का पॉल्यूशन से रिलेशन नई स्टडीज़ में देखा गया है और इसका कारण भी वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और अंदर कुछ ऐसी चेंजेस कर देता है, जिसके कारण कि हम जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट होते हैं या फिर किस तरीके से हमें अपना डाइट मैनेजमेंट अपनी बॉडी में करना चाहिए, वो डिस्टर्ब होता है और डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती है। प्रियंका जी आप शायद म्यूटेड हैं। जी, जी, माफ़ कीजिएगा। जिस तरीके से आपने बताया बहुत ही लंबी-चौड़ी फ़हरिस्त है बीमारियों की और मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ आपका मकसद लोगों को डराना नहीं है बल्कि उनको अवेयर करना है कि अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो ये सिर्फ़ साँस से जुड़ी हुई समस्या नहीं है बल्कि बहुत सारी ऐसी समस्याएँ भी हैं जिनको कि हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें उनकी जानकारी नहीं है। तो आई थिंक पॉल्यूशन जो है ये बहुत हाई टाइम है कि हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए और अपने लेवल पे हम जो कुछ कर सकते हैं इसको रोकने के लिए या फिर इससे निपटने के लिए तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। जी डॉक्टर विनी मैं चाहती हूँ कि ये तो आपने बताया कि खतरा है, बहुत सारी बीमारियों का खतरा है, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किसको खतरा ज़्यादा है? कौन है जिसको कि ज़्यादा असर करेगा पॉल्यूशन? जी। जी, सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले उनको असर करेगा जो ऑलरेडी किसी हेल्थ कंडीशन से अफ़ेक्टेड है। जी, इनके सिस्टम्स होते हैं, स्पेशली लंग्स या हार्ट की बीमारी जिनको है, उनके सिस्टम्स थोड़े कमज़ोर होते हैं। अब इसका कारण ये है कि जो भी हम हवा अंदर लेते हैं, जो साँस लेते हैं, उसका डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट आता है, सबसे पहले हमारे लंग्स पे आता है। खाना जब अंदर हमारे अंदर जाता है, तो उसका जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसको काफ़ी टाइम लगता है हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट लाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन हमारा लंग का हवा के साथ है, तो इस कारण से लंग्स काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेंट्स, पॉल्यूटेंट्स, दुष्प्रभावित हवा या फिर ऐसी चीज़ें जिनका कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है हमारी बॉडी के साथ, उससे बहुत एक्सपोज़र होता है। तो लंग्स काफ़ी ससेप्टेबल होते हैं यानी कि प्रीडिस्पोज़्ड या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के उसमें रहते हैं कि ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएँ। तो अब आपको अपनी लंग और हार्ट हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान आप इस तरीके से रख सकते हैं कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो कि सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती है या आईएलडी या फिर अस्थमा हो सकती है। तो आपको अपने चिकित्सक के संपर्क में हमेशा रहना है, दवाएँ अपने आप बंद नहीं करनी है। क्योंकि आपके चिकित्सक जानते हैं कि किस समय दवाओं का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस समय उनकी जो मात्रा या डोज़ेज है वो कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दूसरा कारण जो डिज़ीज़ेज़ का बनता है वो है स्मोकिंग। यदि आप स्मोक करते हैं वो जो कि बीड़ी स्मोकिंग हो सकती है या फिर सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है।
या इनफैक्ट पैसिव स्मोकिंग भी होती है। तो पैसिव स्मोकिंग हम उसको कहते हैं जो कि आपके कॉन्टैक्ट में आने वाले लोग आपके सामने करते हैं। आप चाहे सिगरेट ना भी पिएँ, लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जो सिगरेट पी रहे हैं और सामने से पूरा धुआँ आपको लग रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव आप पे भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ कम करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक हेल्दी डाइट और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी, तभी वो इस दुष्प्रभाव का जो है अच्छे से उसको उससे लड़ सकती है। यदि आपकी बॉडी कमज़ोर है, तो उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको अपने हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली कराने चाहिए, क्योंकि 50 या 60 साल के बाद थकान रहना एक आम बात है। लेकिन इस थकान का कारण कई और बीमारियाँ भी हो सकती हैं। जैसे कि अक्टूबर और नवंबर हम इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ जो है उसकी अवेयरनेस के बारे में हम ये दोनों मंथ जो है मनाते हैं। ये मंथ मनाने का कारण यही है कि सब लोगों को पता चले कि इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ होती क्या है। तो यदि ये अवेयरनेस नहीं फैलती है, तो हम सब जितने भी एक उम्र के बाद ये सोचते हैं कि ये क्रॉनिक फैटीग जो है, यानी कि ये जो थकान है, ये उम्र के कारण है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। अगर आपके लंग्स ग्रसित है, आपका हार्ट ग्रसित है, तो थकान का होना बहुत ही लाज़मी है। तो अपने आप को ईयरली चेकअप्स ज़रूर कराएँ। स्पेशली हमने कोविड टाइम पे ये सीखा है कि अगर आपको कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो कोविड आपको बहुत ज़्यादा तरीके से अफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई इन्हेलर लेते हैं, तो उसको अचानक से ना बंद करें। हमारे यहाँ जो भी महिलाएँ हैं, मैं ख़ास तौर पे उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो बाहर जाती ही नहीं और किसी भी पॉल्यूशन से उनका सामना होना थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं पॉसिबल है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम घर में खाना बनाते हैं, उससे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं या उससे जो धुआँ बनता है, उसके कारण भी हमारे लंग्स अफ़ेक्ट होते हैं। और ये सब तब भी ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे घर में जो एयर सर्कुलेशन होती है वो कम होती है। जो हवा के चेंजेज़ होते हैं हर घंटे में वो कम होते हैं। तो बच्चे और महिलाएँ जो मोस्टली घर रहते हैं और ज़्यादा टाइम बिताते हैं किचन के इन एंड अराउंड, उनके लिए ये ख़ास मैसेज है कि आप अपने लंग्स का ख़ास ध्यान रखें और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए खाँसी रह रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खाँसी है, बुखार है, वज़न कम हो रहा है, आपके ऑक्सीजन लेवल्स प्रॉपर नहीं है, बच्चों में वीज़ी ब्रोंकाइटिस बहुत बार हो रहा है, व्हीज़िंग साउंड यानी कि जो हमारे साँस से सीटी की आवाज़ आती है, बच्चों में बहुत ज़्यादा बार ज़ुकाम होना, तो इसे चेक कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फीमेल्स अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी, तो पूरे घर का ध्यान अपने आप ही रहेगा। जी। बहुत सही बात आपने कही है कि ये नॉर्मल एक हमारे यहाँ का माइंडसेट है कि ये महिलाएँ जो होती हैं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं और उनका सारा फ़ोकस फैमिली पे होता है और जब वो खुद बीमार पड़ती हैं तो कहीं न कहीं पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो शायद उनको भी ये हाई टाइम है कि ध्यान दें कि उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जी मैम, हम लोग चूँकि बात कर रहे थे आपने हालाँकि काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों का जो जवाब है वो आप ऑलरेडी आप दे चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स आम तौर पे इस सीज़न में पटाखे वगैरह भी होते हैं, एक तो रीज़न जैसा कि है ही कि स्मोक होता है, ऑलरेडी पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, फिर पटाखे वगैरह भी चला लेते हैं मना करने के बावजूद भी और बैन के बावजूद भी होता है। तो ऐसे में वो एक एक तरह का पैनिक हो जाता है उन लोग, कई बार पैनिक अटैक भी आपने देखे होंगे इन पेशेंट्स में इस दौरान। तो ये चीज़ कि एक तो वो किन चीज़ों का या उनके घर में अगर बाकी लोग हैं, तो क्या चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें और अगर प पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन आ ही जाए, तो उससे डील करने का सही तरीका या कैसे करना चाहिए डील करके? इन पेशेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, जिनको ऑलरेडी अस्थमा या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। जी। देखिए, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो भी इन्हेलर उनके चिकित्सक ने उनको दिया हुआ है, वो अपने पास को ज़रूर रखें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ठंडी हवा से, प्रदूषित हवा से या छोटी-मोटी डस्ट से जो कि हमारे आदत होती है दिवाली के टाइम पे काफ़ी सफाई होती है और सीज़न चेंज भी होता है, तो ये सारे कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिससे कि अस्थमा की बीमारी बिगड़ सकती है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि आप अब अपना इन्हेलर जो है, उसके आप डोज़ेज़ चेक करते रहें या ये ध्यान रखें कि वो ख़त्म तो नहीं हो गया है। घर में एक एक्स्ट्रा इन्हेलर का रखना एक अच्छी बात है, क्योंकि ऐन मौके पे अगर ऐसा होता है कि आपके पास इन्हेलर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बच्चों के लिए भी यही एक ध्यान रखना है कि उनके इन्हेलर
जो है वो खत्म होने से पहले आप प्लीज़ देख लें और उनको घर में रखें। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट अपने आप ही इन्हेलर बंद कर देते हैं। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको चेक में रखने के लिए उसका एक चेक पॉइंट होता है, ये इन्हेलर उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो यदि हम अचानक से उस इन्हेलर को बंद करते हैं, तो इन ये इन्फ्लेमेशन बहुत ही खराब तरीके से और एक बड़े तौर पे वापस आ सकती है। इन्हेलर कम करने का तरीका ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उसका डोज़ वो धीरे-धीरे कम करके देखें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने घरों में जो है जितना वेंटिलेशन हो सकता है, उसको करने की कोशिश करें। इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, तो अपने खिड़की और दरवाज़े थोड़ी देर के लिए खोल दें। ये आप तब कर सकते हैं जब आपको पता है कि बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दिवाली के टाइम सडनली एक ऐसा स्मॉग भी आ जाता है जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली हाई राइज़ में जो रहते हैं, क्योंकि उसकी लेवल जो होती है हाई राइज़ अब इतने फ्लोर्स होते हैं 23rd फ्लोर, 43rd फ्लोर, तो उसकी लेवल काफ़ी मैच करती है। तो यदि ऐसा है तो खिड़की दरवाज़े ना खोलें, लेकिन अगर खुली हवा है, सनलाइट आ रही है, तो जिस भी तरीके से आप अपने घर को शुद्ध रख सकते हैं, वो रखें। दूसरा तरीका ये है कि जिन लोगों से को पेट्स से प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों के घर में डॉग्स या कैट्स होती हैं और उनको उससे ख़ास प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनका फर जो है वो शेड होता है, तो उन लोगों को एट लीस्ट बेडरूम में इन पेट्स को आने की जो है उसको कर्टेल करना चाहिए। तो पेट्स के फर से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है और हमने देखा है, तो उनका एट लीस्ट बेडरूम में ना आने दें। और जहाँ तक हो सके आप अपनी अपहोल्स्ट्री जो है, जो आपके पर्दे हैं या आपकी बेडशीट्स हैं, उनको रेगुलर तौर पे आप साफ करते रहें और गुनगुने पानी में धोएँ। इससे ये इनके जो डस्ट होती है वो निकल जाती है और आपके लिए आसान रहता है। जो वेलवेट की अपहोल्स्ट्री होती है, स्पेशली जो विंटर में हम यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट करती है। यही सब जानकारी जो हमारे मैट्स होते हैं या कालीन होते हैं, उसके लिए भी लागू होती है। आप जहाँ तक हो सके ये चीज़ें कम कर लें अपने घर में और जितना भी फर्नीचर है, वो सिंपल तरीके का रखें, जो आसानी से साफ हो जाए। अपने घर को जो है क्राउड ना करें। बहुत सारी चीज़ें रखना, उसको जिसको कि आप साफ नहीं कर पा रहे हो, कैटर नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। और जहाँ तक हो सकता है कि अपने घर में वैक्यूम करना एटलीस्ट अल्टरनेट डे ये ज़रूर करें। तो इस चीज़ से आपको काफ़ी हेल्प होगा और अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। अपने तौर पे आप दवा ना लें। इसके अलावा वैक्सिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल जो है फ्लू की वैक्सीन बदलती है। अब नई बीमारी जो कोविड आई है, उसकी जो गाइडलाइंस है अभी आई नहीं है जो हमारा बूस्टर डोज़ लेना है उसके लिए। लेकिन फिर भी हम इसकी स्टडीज़ कर रहे हैं कि किसको बूस्टर की ज़रूरत पड़ सकती है और किस तरीके का जो बूस्टर हमें लगाना चाहिए। लेकिन अभी जो अवेलेबल हमारे पास हैं, जिन लोगों को सीओपीडी, अस्थमा, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी है, उनको हर साल फ्लू का वैक्सीन लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे ये होता है कि आपकी जो हॉस्पिटलाइज़ेशन होती है, इस तौर पे नौबत आना कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है फ्लू की वजह से, ये काफ़ी कम होता है। इसके अलावा डेंगू से बचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारी वायरल डिज़ीज़ेज़ है और आपको अपने घर में जो है एक ठहरा हुआ पानी नहीं रखना है क्योंकि ये जितनी भी वायरल डिज़ीज़ेज़ है, उससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और कोई भी निमोनियाज़ या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिनको हम कहते हैं, वो हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट कंडीशंस को कंट्रोल में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट हैं, तो जिन चीज़ों का मैंने ध्यान रखने के लिए बोला है, वो ज़रूर करनी है। इसके अलावा आपको अपने चिकित्सक से संपर्क में रहना है कि आपकी क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़ तो नहीं रही हैं, क्योंकि ये सारी डिज़ीज़ेज़ जो है वो प्रीडिस्पोज़ करती है आपकी बाकी डिज़ीज़ेज़ को बिगड़ने की। तो इन ऑल आपको अपना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन हम यही चूक जाते हैं कि हम अपना ध्यान नहीं रखते और जब रखते हैं, तब शायद बहुत देर हो जाती है। जी।
डॉक्टर विनी बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझा रही हैं इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि जितने सवाल मेरे मन में है जो मैंने आगे के लिए प्लान किए थे, सोचे थे, उनमें ज़्यादातर का जवाब आप ऑलरेडी दे देती हैं। जी, तो मेरा अगला सवाल यही था कि और अस्थमा या साँस से जुड़ी दूसरी बीमारियाँ हैं, उनके अलावा और कौन-सी बीमारियाँ हैं जिनकी कि पेशेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? तो आपने बताया कि किडनी पेशेंट्स हैं, डायबिटिक लोग हैं या फिर ब्लड प्रेशर वाले या हार्ट से जुड़े हुए जो लोग को समस्याएँ हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जी मैम एक चीज़ मैं जानना चाहती थी कि जो लोग बीमार नहीं हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में अपनी बातचीत में कहा था, आपने शुरुआत वहीं से की थी, कि जो लोग बीमार नहीं हैं मतलब उनको भी कहीं न कहीं पॉल्यूशन उनकी आँखों पर, उनकी स्किन पर, बालों पर, यहाँ तक कि जो बच्चे पैदा नहीं हुए, उन तक पर भी पॉल्यूशन का असर देखने को मिलता है और छोटी-सी बीमारी से लेके कैंसर तक जैसी बीमारियाँ जो है पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आम लोग जो बीमार नहीं है, उनको वो क्या ध्यान रखें? उनको कुछ अलग से ध्यान रखें क्योंकि नॉर्मली जब आप बीमार नहीं होते, तो आप थोड़े से केयरलेस भी ज़्यादा होते हैं। आप उतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि लगता है आप पॉल्यूशन एक तरह से यहाँ पे लाइफ का पार्ट बन गया है, तो यूज़्ड टू हो गए हैं लोग। वो लोग किन चीज़ों का ध्यान रखें कि ताकि आगे जाके बीमार ना हो पॉल्यूशन की वज़ह से? जी, बिल्कुल। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कोविड टाइम पे काफ़ी सारी बुरी चीज़ें हुई, लेकिन अच्छी चीज़ें भी कई हुई कि तौर पे हमने देखा है कि लोग अपनी हेल्थ के लिए थोड़े बहुत जागरूक हो गए। उन्हें ये लगा कि उनकी बेसिक हेल्थ जो होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बीमारी है, वो है डायबिटीज़। लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन इन्फेक्शंस जो है वो अब कम प्रभावित करते हैं अडल्ट पॉपुलेशन में रादर दैन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनमें कि स्ट्रोक, हार्ट कंडीशंस और डायबिटीज आती है। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके शुगर लेवल को नहीं बल्कि आपके हर अंग को इफेक्ट कर सकती है और उनमें लंग हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड हो और लॉन्ग टर्म हो, लंबे तौर पे हो, तो वो बॉडी की इम्यूनिटी कम कर देती है। इस इम्यूनिटी कम करने के कारण ही हमारे जो इन्फेक्शंस है, जो रेस्पिरेटरी वायरसेस है या ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया है या अदर बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल निमोनियाज कॉज करते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो अपनी शुगर लेवल का जो है खास ध्यान रखना है। ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप एनुअल अपना हेल्थ चेकअप कराएँ अगर आप 45 इयर्स से ऊपर हैं। तो ये बात हुई उन लोगों की जिनको कि किसी चीज़ की बीमारी नहीं है या कोई सिम्पटम नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो इसलिए बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं करती है। इसीलिए ये खास ध्यान रखना चाहिए कि हम 45 साल की उम्र के बाद जो बात है अपनी बॉडी का खास ध्यान रखें और चेकअप कराते रहें। इसके अलावा सिंपल सी चीज़ें जैसे हम या तो जिमिंग करें या फिर रोज़ एक ऐसी रूटीन बनाएँ जिससे कि हमारी बॉडी की हर मसल यूज़ हो सकती है। इसमें रनिंग भी हो सकता है या ब्रिस्क वॉक भी हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो धरोहर है, जो योगा है, वो बहुत ही अच्छा एक ऐसा मीडियम है जिससे कि आप अपनी लंग हेल्थ, अपनी हार्ट हेल्थ और हर हेल्थ के बारे में बहुत ही अच्छा ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं, उससे हमारे इन्फेंट्स या मदर्स जो हैं, वो भी अफ़ेक्टेड होती हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के बारे में मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे बड़े लोग बोलते थे कि इन लोगों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। तो अपनी हेल्थ का आप ध्यान नहीं रखेंगी, तो ज़रूर आपके बच्चे पर भी जो है इस चीज़ का असर पड़ सकता है कि ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल की वजह से उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपनी जो डाइट है वो हेल्दी रखें, खास तौर पे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्योंकि हमने देखा है कि हाई फैट डाइट या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें एक मॉडरेशन लेवल अपनाना है हर चीज़ में। ज़्यादा खाने से ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बल्कि अच्छा खाने से अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। तो अपने डाइट और एक्सरसाइज़ रिजीम पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमने अपनी जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज कर दी हैं। कहीं न कहीं हम वेस्टर्न सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके जो हमारी धरोहर थी, जो अच्छी चीज़ें थी हम भूल गए हैं। तो सिंपली अपने आप को अच्छा रखना, फल ज़्यादा खाना, सब्जियाँ ज़्यादा खाना, जो हम पहले करते थे या बेसिक जो हमारा रिफाइंड चीज़ें हैं जैसे मैदा है या रिफाइंड आटा है, इसको भूल के मिलेट्स पे जाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिलेट्स में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, वो बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो डेफ़िनिटली ये अपने आप में ही एक अलग सेशन होगा कि हम अपनी डाइट को किस तरीके से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि बाजरा, ज्वार दालें, पल्सेस जो भी जितने भी हैं उनमें गुण काफ़ी हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए
कि हम क्या खा रहे हैं, हमारे अंदर क्या जा रहा है, और अगर ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से जो है बर्न आउट करें अच्छी एक्सरसाइज़ के कारण। तो ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले भी कहा, महिलाओं महिलाओं को अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि वो बिल्कुल नहीं करती हैं। तो किचन में ज़्यादा एक्सपोज़र होता है, जिसको कि हम इनडोर एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है अपने किचन की आप खिड़की-दरवाज़े खोल लें, ताकि वहाँ पे एयर सर्कुलेशन बढ़ जाए, या फिर जब बहुत ज़्यादा धुएँ का टाइम है, तो एग्ज़ॉस्ट या फिर चिमनी का इस्तेमाल करें, और डायरेक्ट उस धुएँ को अंदर ना लें। आप अपना मुँह ढक कर भी रख सकते हैं जबकि खाना बन रहा होता है। स्पेशली उनको जो कि अस्थमा जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि ढक कर वो खाना बनाएँ और वो धुआँ बाहर ना आए। जी। डॉक्टर विनी मैं ये जानना चाहती थी कई लोग जैसे आपने बताया कि घर के अंदर भी पॉल्यूशन होता है, तो ऑफ़ कोर्स ये कहा जाता है कि आपका एयर सर्कुलेशन ज़रूरी है। आप एयर सर्कुलेशन के आपने ये तो बताया कि आप मॉर्निंग में या कुछ देर खोल कर रखें खिड़की-दरवाजे, लेकिन आई थिंक पॉल्यूशन के टाइम पे बाकी टाइम शायद आप लोग रिकमेंड करते हैं कि बाकी टाइम आप खिड़की-दरवाजे बंद करके रखें, ताकि बाहर का जो पॉल्यूशन है वो अंदर ना आए, राइट? जी, एक सवाल बिल्कुल। मेरा ये था डॉक्टर कि आजकल एयर प्यूरीफायर का चलन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि एयर प्यूरीफायर रखिए आप। वहीं इस पे 2 तरह की ओपिनियन सामने आती है एक्सपर्ट्स की। कुछ लोग इसको रिकमेंड करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप का एक्सपोज़र थोड़ी थोड़ी देर के आप घर के अंदर होते हैं, बाकी टाइम बाहर होते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं है इंडियन जो भी सिनेरियो है, जो भी हमारा आस-पास का वातावरण है उसके साथ। आपकी इसमें क्या ओपिनियन है? कितना असरदार होता है एयर प्यूरीफायर? देखिए, अगर आप एक क्लोज़ स्पेस में रह रहे हैं, जिसको कि हम एक बबल कहते हैं, और इसमें आप रह के काफ़ी देर तक नहीं इतना टाइम बिता सकते हैं, तो उस टाइम के लिए शायद एयर प्यूरीफायर कुछ टाइम के लिए ये एयर प्यूरीफाई ज़रूर करेगा। लेकिन उसके साथ ही बाकी चीज़ों का बढ़ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। जैसे कि एयर सर्कुलेशन कम होना अपने आप में ही एक खराब बात है। एयर चेंजेज़ जो होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वही एयर रीसर्कुलेट होके आती है, तो उसके अपने ही इल इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि हमने देखा है कि रेस्पिरेटरी वायरसेस जो हैं, वो बीमारियाँ बढ़ सकती हैं, और एक क्लॉस्ट्रोफोबिया करके जो हमें लगता है कि एक क्लोज़ स्पेस में हम बैठे हुए हैं, बाकी बाहर जाने से हम अपने आप को टोकते हैं कि नहीं, कुछ लोगों को जैसे आपने कहा कि पैनिक अटैक आ जाते हैं, कि नहीं मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा, मुझे बाहर खेलने नहीं जाना है। तो ये चीज़ बहुत ही एक मॉडरेशन की तरफ लेके जानी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। तो इसके बावजूद इसके अलावा जो हम चीज़ें कर सकते हैं, हम अपनी नेचर वॉक्स बढ़ा सकते हैं। जैसे जब भी हम बाहर जाते हैं, तो प्लांट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, या खुद भी कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट्स लगाएँ। इसमें एक शॉर्ट टर्म गोल के नाम पे और लॉन्ग टर्म गोल के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, जिसमें कि साइक्लिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ऑफ़िस आपके घर के पास है, तो कोशिश करें आप गाड़ी का जो सेवन है वो कम करें। इसका केवल इतना ही इफ़ेक्ट नहीं होगा कि एनवायरनमेंट पे असर कम होगा, बल्कि ये भी होगा कि आपकी वर्जिश भी हो जाएगी। लेकिन ये जो एयर बबल की बात हो रही है, हम एक क्लोज़ स्पेस में बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमने एक एयर प्यूरीफायर लगाया है और सोचा कि हाँ, किसी भी हेल्थ कंडीशन से अफ़ेक्ट नहीं होगा, हमें कोई किसी चीज़ का असर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये बहुत मुश्किल है करना, और इससे बाकी इल इफ़ेक्ट्स आना, जैसे सोशली कट ऑफ हो जाना, या फिर आपको एक फ़ोबिया हो जाना कि मुझे घर के बाहर ही नहीं जाना है, वो चीज़ों का आना बहुत लाज़मी है। तो हर चीज़ को मॉडरेशन में करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे सेक्शन में रहते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिल्ली के एरिया में भी, जिसमें एयर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, और या फिर आपके घर में कोई ऐसे कंडीशन लेके कोई बीमार व्यक्ति है, तो वहाँ पे एयर प्यूरीफायर ज़रूर काम कर सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि ओवरऑल जो है आप अपनी हेल्थ को ऐसा बनाएँ, और अपने घर के वेंटिलेशन को ऐसा करें कि ये सब चीज़ें जो हैं वो लगाने की आपको ज़रूरत ना पड़े, और किसी न किसी तरीके से आप कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। अगर हर व्यक्ति ठान ले कि एनवायरनमेंट के लिए मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो आई एम श्योर कि हम ये रेस भी बहुत जल्दी जीत जाएँगे।
जी। डॉक्टर, चूँकि एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है जो कि बहुत कॉमन है, हालाँकि आज की डेट में तो वैसे भी सबको मास्क लगाना पड़ ही रहा है कोविड की वजह से। लेकिन जब कोविड नहीं था उससे पहले के टाइम में भी इस टाइम पे पॉल्यूशन के टाइम पे रिकमेंड किया जाता था कि आप मास्क लगा के रखें। तो अगेन ये सवाल फिर से आता है कि यहाँ पर फिर मास्किंग की बात हो रही है, तो अगर हम कोविड की बात करें तो वहाँ बड़ा सारा 3 लेयर का कपड़े वाला, देन ये फिर आपका N95। तो आई थिंक पॉल्यूशन के लिए अगर आप सलाह देंगी तो पॉल्यूशन के लिए आप कौन से मास्क रिकमेंड करती हैं और कितनी देर कब-कब लगाना ज़रूरी हो जाता है पॉल्यूशन में? देखिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए जो कि हमारा पार्टिकुलेट मैटर आपने सुना होगा पीएम 2.5 और पीएम 10 जो कि कैलकुलेट किया जाता है पॉल्यूटेड एयर में। सो पीएम 10 यानी कि 10 माइक्रोग्राम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे अपर एयरवे में रहते हैं। यानी कि अपर एयरवे से मेरा मतलब है जो साँस की हमारी नली है वो ट्रेकिया तक जाती है। तो इसको कम करने में जो है आपकी सर्जिकल मास्क जो सिंपल मास्क हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, वो भी कारगर रह सकती है। लेकिन यदि आपको पता है कि पीएम 2.5 की मात्रा बहुत ज़्यादा है हमारे देश में और किन्हीं शहरों में, तो उसमें N95 का इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल्स का फ़िल्टर आउट करना सर्जिकल मास्क के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ N95 मास्क भी अपने आप में ही एक फटीग की कंडीशन ले आता है। आप बहुत देर तक ये मास्क जो है पहन के नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप कहीं ऐसा रहते हैं जहाँ की पॉल्यूशन की लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है और आपको पता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन अलाउ नहीं करती है ऐसी कंडीशन में बाहर आने की, तो N95 का मास्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कपड़े का या सर्जिकल मास्क जो होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सर्जिकल मास्क है 6 घंटे के ऊपर हमें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हमारी जो साँस है उसमें जो मॉइस्चर होता है, वो इसके पोर्स को क्लॉग कर देती है, डैमेज कर देती है और उससे हमें हमारी जो क्षमता होती है ब्रीथिंग की, वो काफ़ी अफ़ेक्ट होती है और हम थकने की कंडीशन में आ जाते हैं और इफ़ेक्टिवली ये फ़िल्टर भी नहीं कर पाती। तो 6 घंटे के बाद मास्क ज़रूर चेंज करें और जो कपड़े का मास्क है वो हर यूज़ के बाद आप धोएँ, उसको दोबारा कल के लिए ना रखें। उसको हर रोज़ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर धूप निकलती है तो उसको धूप में सुखाएँ क्योंकि धूप की जो यूवी रेडिएशन होती है वो बैक्टीरिया मारने में कारगर होती है। जी। N95 मास्क जो है वो रीयूजेबल नहीं होती है, उसके एक इस्तेमाल के बाद जो कि 1 दिन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसको उसके बाद जो है हमें फेंकना पड़ता है। जी। अ, मैम, अब चूँकि हम लोग बात कर रहे थे अस्थमा पर, तो यहाँ एक सवाल मेरे मन में आया कि क्या अगर अस्थमा का अटैक किसी को हो जाता है और जो सर्कमस्टांसेस है उसके चलते थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं, उस टाइम पर वो पेशेंट को खुद को या उसके आस-पास जो लोग हैं घर में बाकी लोग, उनको क्या करना चाहिए उस मोमेंट पर? देखिए, अस्थमा का अटैक किसी को अगर पड़ता है, तो उनके डॉक्टर यूजुअली उनको ज़रूर समझाते हैं कि उस टाइम पे क्या करना होता है। उनके कुछ एसओएस इन्हेलर्स होते हैं, जो उनको समझाए जाते हैं कि उस टाइम पे एक्स्ट्रा डोज़ लेना होता है। तो यदि ये चीज़ इतनी बढ़ गई है कि उनको इन्हेलर भी नहीं लिया जाता क्योंकि उस टाइम पे साँस की इतनी प्रॉब्लम होती है कि इन्हेलर का अंदर खींचना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपके घर में एक नेबुलाइज़र अगर है, तो आप उस व्यक्ति को नेबुलाइज़ करा सकते हैं और ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे अटैक में स्टेरॉइड्स का यूज़ भी करना पड़ता है क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन कुछ ऐसी हो जाती है कि हमें ये इन्फ्लेमेशन स्टेरॉइड के यूज़ से कम करनी पड़ती है। इसके सिवा ये इन्फ्लेमेशन कई बार कम नहीं होती और हमें ये भी जाँचना होता है कि कहीं इनको कोई और साँस की दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। जैसे कई बार कई लोगों की लंग कमज़ोर होती है और हवा की लीकेज से उनके लंग के बाहर कुछ हवा एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। या फिर किसी को निमोनिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो यदि आपका इन्हेलर काम नहीं कर रहा, नेबुलाइज़र के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो एक हॉस्पिटल इमरजेंसी जाने से ना कतराएँ, अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इसके जी। अलावा सबसे पहले आप पेशेंट को ये कहें कि पैनिक ना करें क्योंकि अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसका हमारी मेंटल हेल्थ से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, उतना आप बेहतर फ़ील करेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्राउड उस आदमी व्यक्ति के आस-पास ना करें, उसको रिलैक्स करने दें और ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्राई करें और अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा नहीं है, तो खिड़की खोल लें। उस हवा से उसको बाहर के हवा लेने से भी कई बार जो है
ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन हाँ, अपना चेकअप ज़रूर कराएँ कि उनको एक्स-रे की ज़रूरत तो नहीं है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत तो नहीं है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें और यदि बच्चा ग्रसित है अस्थमा से, तो घर में नेबुलाइज़र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं, अपनी साँस इतनी नहीं खींच पाते कि वो इन्हेलर इस तौर से ले सके कि वो जहाँ पे अफ़ेक्ट करना है, यानी कि डीप लंग्स में जहाँ अफ़ेक्ट करना है, वो अफ़ेक्ट करे। तो उनके लिए नेबुलाइज़र ज़्यादा यूज़फुल है और नेबुलाइज़र के इस्तेमाल से ही वो कई बार ठीक हो जाते हैं। जी। आई थिंक मैं यही जानना चाहती थी कि बड़े बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए अगर कुछ और सावधानियाँ हो तो मोर और लेस आपने सारी चीज़ें बता दी हैं। कुछ घरेलू उपाय कई लोग करना पसंद करते हैं, जैसे कि नॉर्मली कई लोगों का मानना होता है कि अगर आप गर्म पानी से गार्गल करते हैं या फिर आप स्टीम लेते हैं बाहर से आने के बाद, तो इसका भी असर होता है पॉल्यूशन को कम करने में। तो क्या वाक़ई ये असरदार है या फिर ये सिर्फ़ भ्रम की बातें हैं? देखिए, इसमें आपका जो इन्फ्लेमेशन है किसी तौर पे ज़रूर कम होता है क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें लो लेवल का इन्फ्लेमेशन होता है। तो अगर जो आपकी साँस की है उसमें इन्फ्लेमेशन से थोड़ी बहुत स्वेलिंग है, तो स्टीम लेने से वो सिम्प्टोमैटिक रिलीफ़ ज़रूर देगी, यानी कि आपके सिम्पटम्स जो खराश रहती है गले में, वो ज़रूर कम हो जाएँगे। तो ये इन चीज़ों को करने में कोई खराबी नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, तो क्यों ना करें हम? तो इसी तरीके से जो हम गार्गल्स करते हैं या फिर नोज़ में जो क्रिया करते हैं, जो पानी एक नॉस्ट्रिल से डाल के दूसरी नॉस्ट्रिल से हम निकालते हैं, वो क्लेंजिंग मैकेनिज़्म्स होते हैं। वो काफ़ी अच्छे तौर पे काफ़ी गहरे तरीके से हमें क्लेंजिंग करने में हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नुकसानदेह हैं। तो किसी को अगर ये क्रिया आती है तो वो ज़रूर कर सकते हैं। इससे क्लेंजिंग से ये इफ़ेक्ट आता है कि आपके अगर लोकल जो पॉल्यूटेंट्स है वो अगर चिपके हुए हैं वहाँ, तो वो उस पानी के साथ निकल जाएँगे। तो दिस इज़ गुड दैट समबडी इज़ डूइंग गार्गलिंग, दे आर डूइंग स्टीमिंग, इट्स नॉट बैड फॉर देयर हेल्थ। ओके। मैम एक और सवाल है जो कि बीच में हम लोग चर्चा कर रहे थे पौधों की, आपने बताया था कि घर के में अपना जितना भी मुमकिन हो पौधे लगा के रखें। तो कोई ख़ास पौधे हैं क्योंकि इंटरनेट पे आप देखते हैं तो बहुत तरह के पौधे रिकमेंडेड होते हैं कि पॉल्यूशन कम करते हैं और हाल में एक चलन भी हो गया है कि ये कुछ पर्टिकुलर ख़ास पौधे हैं जो कि पॉल्यूशन को कम करते हैं। तो आप भी ऐसी कोई पौधों का इस्तेमाल करेंगी या कोई भी पौधे लगाएँ? जी, बहुत ज़्यादा तो मुझे इस चीज़ के में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि स्नेक प्लांट जो होता है, वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है, पॉल्यूशन लेवल्स को कम करने के लिए। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा तो इसमें पता मनी नहीं है कि बाकी सारे पौधे प्लांट कौन-कौन से हैं पर्टिकुलरली, बट डेफ़िनिटली हाँ, कुछ पौधे हैं, पौधे इन इटसेल्फ जो होते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है, जो हम जो एक्सहेल्ड साँस होती है, उसमें छोड़ते हैं, वो अंदर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक पौधे जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इंडोर आप रख सकते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल, एसओ2 लेवल्स जो सल्फाइड के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही गहरे तरीके का एक गैस है जो कि काफ़ी अफ़ेक्ट करता है हमारी आँखों को, हमारी साँस की नली को। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो गाड़ी का धुआँ निकलता है, उसमें जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, वो जो धुआँ बनता है, उसमें काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। जैसे उसमें लेड भी हो सकती है, तो क्रॉनिक इंजेक्शन ऑफ लेड से आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कई बीमारियाँ होती हैं, जिसमें कि फैटीग भी एक ऐसी बीमारी है। इसके हुँ, अलावा वो एनीमिया भी कॉज़ करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली नहीं पता है, लेकिन यस। पौधे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पौधे घर में लगाने के अलावा अगर हम 130 करोड़ लोग ये ठान लें कि हमें एक-एक प्लांट लगाना है या एक-एक ट्री लगानी है, देन आई डोंट थिंक कि ऐसा भी कोई चीज़ होगा जो हमें स्टॉप करता है इस पॉल्यूशन को कर्ब करने में। So I think we should think of long term things which can help in decreasing the pollution. इसके कंट्रीब्यूशन में केवल हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं मैटर करता, बल्कि हमारी जो स्टेट और सेंटर है, उसकी गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट के लेवल पे जितने भी स्टेप्स उठाने हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी आपने सुना होगा अब चलन है। तो किस तरीके से हम ये फ्यूल का कंज़प्शन और जो गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल के ऊपर कम कर सकते हैं
या ट्रांज़िट कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा सकते हैं, तो वो काफ़ी चर्चा चल रही है और मुझे ये यकीन है कि आने वाले सालों में ज़रूर हम कुछ ऐसा निकालेंगे जिससे कि ये बातें सामने आएँगी और हम सब सीखेंगे किस तरीके से हेल्प करता है। लेकिन छोटे तौर पे अगर हम सब छोटे-छोटे प्लांट्स लगाएँ, ट्रीज़ लगाएँ तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। डॉक्टर विनी मुझे लगता है कि इस जो विषय है आज का हमारे यहाँ पे चर्चा का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि हमारे जो व्यूअर्स अभी हमसे जुड़े हुए हैं, ये बाद में इस सेशन को देखेंगे तो उनको पूरी-पूरी जानकारी मिल पाए। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हमने मिस की हो या आज का जो टेक होम मैसेज है, वो आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हेल्थ ओपीडी के व्यूअर्स को? देखिए, टेक होम मैसेज मेरा हमेशा यही होता है कि आप अपनी बेसिक हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे मैंने स्ट्रेस दिया कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप खाना खाते हैं या फिर एक्सरसाइज़ करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वेट मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम ओबेसिटी की तरफ जाते हैं या ओवरवेट की तरफ जाती हैं, तो जितने भी बीमारियाँ हैं, वो अटैक करती हैं। वो जो कि साँस की बीमारी से लेकर, हार्ट की बीमारी से लेकर, डायबिटीज़ से स्लीप बीमारियों तक जाती है। तो अपने वेट का ख़ास ध्यान रखें, एक्सरसाइज़ करते रहें, अपने डाइट को अच्छा रखें और सबसे बड़ी बात खुश रहें। खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप खुश नहीं, तो कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी और आप अपनी बॉडी का ध्यान देना ज़रूर भूल जाते हैं। तो जिस हद तक हो सकता है इस चीज़ का पालन करें और जी हाँ, पौधे और ट्रीज़ ज़रूर लगाएँ, ये मेरा सबसे निवेदन है। और मैं आशा करती हूँ कि सब सब लोगों की दिवाली जो है वो मंगलमयी रहे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 2 साल के बाद हम एक ऐसा समय आया है जबकि कोविड की जो स्तर है, लेवल ऑफ केसेज़ है, वो इस लेवल की है कि एट लीस्ट हम थोड़ा बाहर जा पा रहे हैं। तो भगवान का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि हम एक-दूसरे से वार्तालाप कर पा रहे हैं क्योंकि सेकंड वेव में सबने देखा कि काफ़ी जी। ज़्यादा त्रासदी मची थी। सबको हुँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, दिवाली की ग्रीटिंग्स एंड विश ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। जी डॉक्टर विनी हमसे जुड़ने के लिए, हेल्थ ओपीडी से जुड़ने के लिए, अपना इतना वक़्त देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपको भी दिवाली बहुत-बहुत मुबारक हो और जो व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं, उनको हेल्थ ओपीडी की तरफ से बहुत ही खुशहाल, सेहतमंद दिवाली मुबारक हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं या देखेंगे, जितनी भी जानकारी आपने सेशन में दी है, अगर उनको वो फ़ॉलो करें, ध्यान से सुनें, देखें, तो वो पक्के तौर पर जो ये दिवाली है, जो दिवाली के आस-पास का माहौल हो जाता है पॉल्यूशन की वज़ह से थोड़ा-सा डरावना, वो नहीं होगा और एक हेल्दी और हैप्पी दिवाली मना पाएँगे। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए।